हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हमारी क्लास नंबर 3 ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास में पढ़ना क्या है उसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, स्टोरी ध्यान से सुना। जैसा कि आपने अपनी पिछली क्लास में 1 और 2 में पढ़ा होगा कि वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर के टाइप क्या होते हैं, ओवरऑल जो पिक्चर निकालेगी वो क्या निकालेगी कि एक इंसान अपने लाइवलीहुड, अपने पैसे कमाने के लिए वो क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि एक बात बताओ सर, क्या ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब हम ये माने कि हमारे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं यही कि दोस्तों अगर इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है? चलो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। ठीक है, कमेंट में बताओ क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं। दोस्तों सही बात है कि आपको सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा या ऐसा नहीं होता है कि जब भी जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। नो दोस्तों, हो सकता है किसी और सेक्टर्स में इंक्रीमेंट के चलते तो जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की सिचुएशन स्टेबिलिटी वहीं पर है, या हो सकता है रिड्यूस भी हो सकती है। दोस्तों क्या हुआ, जब हमने अपने पास चीजों को निकाला, कैलकुलेट किया, तो ये पाया हमारे इंडिया का जो जीडीपी है वो तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ रहा है। यानी ये बहुत दिक्कत वाली बात है। जीडीपी बढ़ रहा है, यस बहुत मजा आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें अपने एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों जब कभी भी जीडीपी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े तो दोस्तों उस सिचुएशन को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। सर क्या जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जॉब नहीं है लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रही है? जी हाँ दोस्तों, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, वजह है कि हमारे जो जॉब्स हैं वो बढ़े। बात समझ लो, दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। चलिए पढ़ते हैं। When the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in an employment opportunity, right? तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ तो रहा है, जीडीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। नाउ कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं, ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग 1950 2010 1950 से 2010 तक GDP of India grew positively and was higher than the employment growth। क्या कह रहे हैं, जो जीडीपी इंडिया की है वो बड़ी पॉजिटिवली थी, हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। यानी 1950 में जब हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया से लेकर 2010 तक, यस हमारा जीडीपी बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। बात समझ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट या तो कम हो गया या स्टेबल बना रहा। नोट 2 क्या कहता है, द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इन इंडिया हैव ऑलवेज एम्ड टू रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। दोस्तों यू नो वेरी वेल कि जो हमारा देश है वो एग्रीकल्चर पर कितना डिपेंड था। मोर देन 75% पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यू नो वेरी वेल, राइट? सो गाइस कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज की तरह इट्स टाइम टू हैव टू रिफॉर्म। अब वो टाइम आ गया कि अब हमें रिफॉर्म करना है, तो इंडिया ने भी ऐसी पॉलिसी बनाई कि अब कुछ ऐसा करते हैं कि हम जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हम उससे निकल के और सेक्टर के अंदर जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सके। दोस्तों एक बात बताऊं, क्योंकि हर बंदा क्या करता था, कुछ नहीं तो एग्रीकल्चर से ही, इस वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और वो भी कौन सी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती नहीं है, ये इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अरे सर ये क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हो, विजिबल इनविजिबल? हाँ दोस्तों ये इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दिखती नहीं है, हम फील कर सकते हैं। सर हमें तो नहीं फील आ रही, चलो मैं आपको फील कराता हूँ। दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे एक फार्मर है, उस फार्मर के 3 बच्चे हैं, ठीक है? अब वो 3 बच्चे बड़े होकर कुछ नहीं करते, वो भी पापा के साथ फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों उसी फील्ड के अंदर पहले पापा काम करते थे तो प्रोडक्शन भी होती थी, लेकिन अब पापा के साथ साथ 3 बच्चे और काम करने लगे। जब बड़े हो गए तो सोचो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, अब 4 लोग रहे तो 4 में हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, जो पर हेड इनकम है वो क्या होने लगी, कम होने लगी, क्योंकि कोई भी बंदा बाहर जाने को राजी नहीं है, बाहर कोई काम धंधा करने को राजी है। वो क्या करें, मैं तो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट तो मिली लेकिन उतना पैसा नहीं मिला जितना उन्हें मिलना
चाहिए था। दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, जिस वजह से हमारे यहाँ पर डिसगाइज्ड की जो सिचुएशन है वो क्या होने लगी, क्रिएट होने लगी। अब वो टाइम आ गया कि हमें अपनी पॉलिसीज को और चेंज करना पड़ेगा। यानी दोस्तों आप देख रहे हो टाइम टू टाइम हम इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते रहे पॉलिसी पे चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज, चेंज। हाँ दोस्तों, कभी भी हमें ऊपर बढ़ना है ना तो एक पॉलिसी ही हमें ऊपर नहीं बढ़ाती है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है। अगर आप लोग बात करते हो कि 12th क्लास में हम हाईएस्ट स्कोर कैसे करेंगे, तो दोस्तों 90% या 95% लाने के लिए आपने जो फ्रेम करके रखा होगा अप्रैल 1 को, दोस्तों क्या वो आज है? नहीं, हमने टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया। इसी तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। दोस्तों कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है कि जो इंसान भाग रहा है किसी एक चीज पे, उसको बोलो तुम यहां नहीं तुम यहां भागो, तुम यहां नहीं तुम वहां भागो। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी जो इंसान यहां भाग रहा है ना, यहां, उसको बोलो भैया यहां नहीं तुम यहां भी भाग सकते हो, तुम यहां भी भाग सकते हो, तुम यहां भी भाग सकते हो। बात समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं डेफिनेशन क्लियर करवाता हूं। देखो, the process of moving from self employment and regular salaried employment to casual wage worker। यानी अगर आप स्वतः कोई काम धंधा कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या आप रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हो, तो भैया सिर्फ यही जीवन नहीं है, इसके अलावा भी काम धंधा है। क्या? कैजुअल वर्कर। आप वहां जाओ, आप सिर्फ यहां भी मत जाओ, वहां भी जाओ। बात समझ रहे हो? वो जगह कौन सी है? कैजुअल वर्कर की। बोलो बात समझ आई है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक ही जगह पे भागो, दूसरी जगह भी है। कौन सी जगह है वो? कैजुअल वेज की। बोलो क्लियर हुआ? एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। राइट नाउ, जब कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का कॉन्सेप्ट आया, तब हमने ऑर्गेनाइजेशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर से बोल रहा हूं, जब हमारे यहाँ पर कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स आया, तो हमने अपने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो काम धंधे के लिए जो इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो सेगमेंट्स के अंदर उन्हें डिवाइड किया गया। क्या क्या थे सेगमेंट बताओ? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल का एक और नाम होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इनफॉर्मल का दूसरा नाम होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। राइट, चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों ये फॉर्मल सेक्टर लिखा है, जब आप कॉपी में नोट डाउन करोगे ना तो याद कर लो, ब्रैकेट में लिख लो एक और नाम, मैं बोल रहा हूं लिखो जरा, लिखो ना यार, बात मान लो, लिख लो। ठीक है, लिखो जरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अभी भी नहीं लिख रहे भाई, लिख लो। हाँ गुड, चलो। और जहां इनफॉर्मल सेक्टर लिखा है वहां पे क्या लिख लो? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्या होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों क्या होता है कि वो एंटरप्राइज, वो कंपनी जिनमें 10 से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, 10 या 10 से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, ऐसे सेक्टर को, एक ऐसी एंटरप्राइज को हम क्या नाम देते हैं? फॉर्मल सेक्टर। क्या नाम देते हैं? फॉर्मल सेक्टर। रिपीट करता हूं, ऑल द पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज, कोई भी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट एंटरप्राइज हो, अगर उसके यहाँ पर एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर है, 10 या 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दे? बोले क्या नाम दे? फॉर्मल सेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या दे? बोले ऑर्गेनाइज सेक्टर। बोलो क्लियर हुआ? तो क्या समझे? फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर 10 और 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। बोलो समझ आया? चाहे फिर वो प्राइवेट हो, चाहे फिर वो पब्लिक हो। क्लियर है? अब दोस्तों क्योंकि जब लोगों के काम करने की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यानी यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते होंगे। सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या होता है? ये वो बेनिफिट होते हैं जो एक एम्प्लॉय को हमें देने चाहिए उसकी जीवन सर्वव्यापन के लिए, ज्यादा हिंदी होगी ना, लाइफ सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो अब सर इसमें क्या क्या चीज आती है? इसमें आपका ग्रेचुटी आता है, इसमें आपका पेंशन आता है, इसमें प्रोविडेंट फंड, वैसे पेंशन, हाँ प्रोविडेंट फंड आ गया, पीपीएफ भी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, और अलग अलग सुपर एन्युएशन फंड्स होते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के पापा या मम्मी वर्किंग है और वो जो है ऐसे ही काम करते हैं जहां उनको पेंशन या पीएफ करता है, समझ जाओ वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं? फॉर्मल। और अगर नहीं करता तो पापा को क्या बोलो? पापा इनफॉर्मल। ठीक है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है, आप समझने के लिए बोल सकते हो अपने मन को। ठीक है, चल बोलो बात नहीं समझे, एक बार फिर से पढ़वा दूं। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? वो प्राइवेट, वो पब्लिक एंटरप्राइज जहां पर 10 या 10 से ज्यादा, 10 भी होंगे ना तो भी वो आपका फॉर्मल होगा। ठीक है, और 10 से ज्यादा होंगे तो भी फॉर्मल होगा। राइट, और ऐसे हमारे यहाँ पर 7% लोग हैं जो क्या है? फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ओहो सर, ओनली 7%? या दोस्तों 100 में से 7 लोग हैं जो क्या करते हैं? फॉर्मल सेक्टर। इसका मतलब सर बाकी लोग, तो बाकी लोग इसमें आते होंगे।
बात समझ रहे हो? जैसे जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो किस में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर, उनका पीएफ वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी करते हुए उनका पीएफ वगैरह नहीं करता, तो वो किस में आ गए, इनफॉर्मल, लेकिन बात करते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है, दे एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। दोस्तों मैंने आपको बता दिया सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या होते हैं, ये वो बेनिफिट होते हैं जो आपको रिटायरमेंट या ड्यूरेशन ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट आपको दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो आप प्लीज, ये जब लाइन लिखोगे ना तो एग्जांपल भी लिख लेना। एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, जैसे आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, आरबीएस हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स हो गए, आपका प्रूडेंट फंड हो गया, आपकी ग्रेचुटी होगी, आपका पेंशन हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। नंबर 2, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम बाय लेबर लॉज एंड ट्रेड यूनियंस। ये टी यूनियन लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखना ट्रेड यूनियन। क्या लिखोगे, ट्रेड यूनियन। क्या बोलती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपका साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, यानी साडा हक एथे रख, अगर हक नहीं मिला तो मारूंगा तुमको, हक नहीं मिला तो मारूंगा तुमको। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बताओ जो मारेगी तुमको, वो है लेबर लॉ और ट्रेड यूनियन। दोस्तों लेबरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनियन बनाएगी जिसका नाम रखा है ट्रेड यूनियन, और लेबर लॉज भी बनाएगी कि अगर कोई लेबर आपके यहाँ काम करता है तो उसको वो सारी चीजें फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि कहीं आग लग जाए तो वो अपने वो कैसे प्रोटेक्ट करे, उसकी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए, उसको हेलमेट वगैरह सब आप प्रोवाइड करवाओ। ये सारी चीजें कहाँ लिखी है, लेबर लॉज में। लेकिन अगर लेबर की सैलरी टाइम टू टाइम नहीं बढ़े, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, तो ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक, नाम सुना है, फैक्ट्री में स्ट्राइक लग जाती है, हम नहीं करेंगे, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ये कौन करते हैं, ये ट्रेड यूनियन वाले करते हैं जब भी फैक्ट्रियों में स्ट्राइक होती है। क्यों करती है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी करो, उनकी मांगे पूरी करो, क्योंकि इंसान का तो काम ही होता है मांग भरना। ठीक है, तो अब आपको समझ आया फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा फनी उसमें पढ़ा रहा हूं, क्यों, जिससे आपको ये बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगने लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बुरा नहीं मानिए किसी बात का। चलिए इनफॉर्मल सेक्टर, अब बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है, वो प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं। 10 काम कर रहे हैं तो फॉर्मल है, या 10 से ज्यादा करें तो फॉर्मल है, लेकिन 10 से कम कर रहे हैं, 9 करें, 8 करें, 7 करें, 6 करें, 5 करें, 5 4 3 2 1, तो वो क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर कहलाएगा। क्या दोस्तों इनको वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते होंगे, नहीं मिलते, आप लिख लेना ये पॉइंट, दे विल नॉट गेट टू एंटाइटल एनी टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, राइट। नंबर 2, इसमें एग्जांपल जैसे बात करते हैं, फार्मर्स हो गए जो अपना खुद का काम करते हैं, लेबर्स हो गए, हायर लेबर्स, या ऑनर्स हो गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, तो इसमें इनको तो किसी के अंडर में काम नहीं करना एंटरप्राइज में, ठीक है, वो लोग आगे इसमें। अब क्या है, देश के 90% पॉपुलेशन इसमें एंगेज है। सर उसमें सिर्फ 7, इसमें 90, बाकी 3 कहां गए। दोस्तों 3 तो सर्विस सेक्टर में चले गए होंगे ना, इसलिए तो 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फाउंड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। बोलो समझ आएगा दोस्तों, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ना इस पूरे सेगमेंट को नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करने के लिए आ रहे हैं कंक्लूजन वाले पार्ट की। एक बात दोस्तों मैं आपसे पूछूं, जेन्युइनली बताना, अगर आपको क्लास समझ आई है ना तो आप आंसर दे सकते हो। एक छोटी सी केस स्टडी है, आपने देखा हमारे यहाँ पर काम के लिए फॉर्मल सेक्टर डिवाइड किया गया और इनफॉर्मल सेक्टर को डिवाइड किया गया, ठीक है। ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ एंगेज है, गुड, इनफॉर्मल सेक्टर में, मतलब 90% पॉपुलेशन किसमें, इनफॉर्मल में, सिर्फ 7% किसमें, फॉर्मल में। इसका मतलब हमें ज्यादा ध्यान, ज्यादा रूल्स एंड ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, ज्यादा लीगल कंप्लायंस किसमें बनाने हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में बनाना है, क्योंकि देश की ज्यादा जनता यहां पर लगी हुई है, तो इनके लिए, इनकी देखरेख के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इस टाइम हमारे लिए ज्यादा प्रोटेक्शन एज अ गवर्नमेंट, हमें ज्यादा प्रोटेक्शन किसको देनी है, एज अ गवर्नमेंट, मान लो मैं गवर्नमेंट हूं तो हमें इनफॉर्मल सेक्टर को ज्यादा प्रोटेक्शन देनी है रादर देन फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनके लिए तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गए, लेकिन इन बेचारों को क्या, तो इनको भी साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, यानी इनका जो हक है वो रख, इनका जो हक है वो रख, इनका हक है सोशल सिक्योरिटी। क्या ये मजदूर नहीं है, वो मजदूर है, ये मजदूर नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए, इनको भी क्या दो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दो, इनको भी सारी वो बेनिफिट्स दो जो ऊपर वालों को देते हो। ये बेचारे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके आपके लिए काम करते हैं, आपको आउटपुट देते हैं, और आप क्या बोलते हो, तुम्हारा हक तुम्हें नहीं देंगे, किसको दे दोगे फिर, दो, बात ही सामने। तो कंक्लूजन यही लिखा है, गुस्सा मत, तो तुम्हें नहीं बोल रहा, ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखा है देखो, विद द एफर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक ILO है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो लेबरों के हित के लिए काम करता है। इन्होंने बोला इंडियन गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा है, अपने काम के करने के तरीकों को मॉडर्नाइज करो,
मॉडर्नाइज करो मतलब क्योंकि इन्फॉर्मल सेक्टर में ना आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज भी होती है, ठीक है, इस वजह से। तो इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज करो, अपने तरीके को, अपने रूल्स को, अपने काम के वे आउट को, सबको मॉडर्नाइज करो इन्फॉर्मल सेक्टर को, और एक ऐसे प्रोविजंस बनाओ जिनमें उन्हें क्या मिल सके, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों नहीं नजर आ रहा, मैं रीड कर देता हूँ क्या लिखा है कंक्लूजन में। लिखा है विद द एफर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड the modernization of informal sector and make provision of social security benefits। बोलो समझ आए? इनके लिए क्या बनाओ, रूल्स बनाओ, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बनाओ, ये सारी चीजें, ये फाइनली हमारा कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है दोस्तों, सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। और इसके बावजूद अगर आप मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली उस पर मुझे फॉलो अप करो और मुझसे आप अपने डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हो। नंबर 3 कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों एक बुक हमने अपनी पब्लिश की है इंडियन इकोनॉमी की भी और मैक्रो माइक्रो की भी, अगर आप वो लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करिए, पूछिए बुक आप तक कैसे पहुंच सकती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।